वेलकम एवरीवन। आज है फिजिक्स का लास्ट वीडियो एंड टू बी ऑनेस्ट यह वीडियो मैं 2 बार बना रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब मैंने पहले आज ही के दिन इस वीडियो को बनाया था तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैं करने वाला था उसके लिए एक डायग्राम चाहिए था। तो उस डायग्राम को मैंने फ़ोटो क्लिक करके गैलरी से क्रॉप करके इस नोट्स में लाने वाला था, तो मैंने लाया, सिंपल सी बात है। लेकिन जब मैंने फिर से एंटर किया इस नोट्स में तो मेरा जो रिकॉर्डर था उसका जो नोटिफिकेशन था, तो आइकन था ऑन स्क्रीन आइकन, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरा रिकॉर्डिंग मिला नहीं मुझे, और मुझे फिर से अभी एकदम भाई इतना एनोइंग लग रहा है मुझे, फिर से मुझे अभी इसको बनाना पड़ेगा। टोटल आई गेस वो 45 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बाकी है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ डायग्राम आप लोगों को दिखाने के लिए डायग्राम में क्रॉप करके बस यहाँ पर लाने वाला था, और पता नहीं भाई क्या हुआ। मेरा ये बहुत बार हुआ था मेरे साथ, ये बहुत बार हुआ है जब मैं स्पेशली जब मैं इस वाले नोट पैड मतलब सैमसंग नोट से बाहर निकल जाता हूँ तो रेयर मतलब ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 बार हुआ था ऐसा आई गेस सो। ठीक है, तो जब भी मैं मिनिमाइज़ करके चला जाता हूँ इसको, तो इतना एनोइंग सा ये ग्लिच हुआ, बहुत बार हुआ था। लेकिन जब जब भी हुआ था तब तब मैंने मैनेज कर लिया था, मतलब इतना एनोइंग लगा नहीं था मुझे। लेकिन इस बार का जो था ये भाई मुझे बहुत एनोइंग लगा, बिकॉज इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया था। अब ये वीडियो मुझे नहीं मिलेगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ ए ग्लिच। ऐसा जो भी हो, तो मैं फिर से ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबके सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आप ये राइट मार्क्स आप देख सकते हो, ये मेरा प्रूफ है कि मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है। ठीक है, पता नहीं भगवान को क्या मर्जी है। चलिए भाई, कोई बात नहीं। चलिए, एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर गिवन है और इसका सप्लाई वोल्टेज गिवन है, इतने वोल्टेज में वो अच्छे से चलेगा। हमें बताना है कि अगर केटल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। ओके, क्या हम केटल को यूज़ कर सकते हैं कि सर्किट में लगा हुआ है ये 15 एम्पियर का फ्यूज़। ओके, तो क्या हम केटल को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्या फ्यूज़ पिघलेगा या नहीं, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, तो कर लेते हैं इसको भी। तो पावर गिवन है इतना है, 3000 वाट होगा और वोल्टेज होगा इतना। ना यूजिंग P इक्वल्स टू वी आई, करंट निकाल लो। अब ये करंट किसका वैल्यू है भाई? ये करंट कहता है कि जो अपना केटल है वो सर्किट से कितना करंट खींचेगा। ठीक है, सर्किट में से कितना करंट खींचेगा, तो दिस इज 13.63 एम्पियर। ओके, और ये क्या है? फ्यूज़ के रेटिंग से ऑब्वियसली कम है, मतलब फ्यूज़ के रेटिंग से कम है, मतलब फ्यूज़ नहीं पिघलेगा। सिंपल सी बात है, फ्यूज़ नहीं पिघलेगा, मतलब सर्किट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं केटल को। और अगर केटल का करंट खींचने का, अगर सपोज करंट उसने खींचा 16 एम्पियर का करंट उसने खींचा अच्छे से वर्क करने के लिए, तब फ्यूज़ पिघल जाता और हम इसको यूज़ नहीं कर पाते केटल को। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज जब भी हम केटल को लगाते, स्विच ऑन करते, सर्किट ब्रेक हो जाता। सो दिस इज द रीज़न। Okay, so what will happen since the current drawn by the electric kettle is 13.63 ampere, which is less than the fuse rating 15 ampere, so kettle can be used. Simple. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूँगा नहीं, जल्दी जल्दी करूँगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, electric supply of a house is through a 15 ampere fuse, and when a 2000 watt heater is used in this house, how many 100 watt bulbs can be used simultaneously? The supply is at 220 volt and the heater and the bulbs are rated for 220 volts. Okay, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई है घर का जिसमें लगा हुआ है 15 एम्पियर का एक रक्षक, मतलब फ्यूज। ओके, प्रोटेक्टर। तभी हो, when a 2000 watt heater is used in this house, how many 100 watt bulbs can be used simultaneously? अब बोला गया कि सर्किट में ऑलरेडी 2000 वाट का हीटर लगा हुआ है। अब हम 100 वाट के और कितने बल्ब लगा सकते हैं उस सर्किट में, जिससे कि सर्किट ना पिघले और हम आराम से उसको चला सके हीटर के साथ साथ। ठीक है, बल्ब को जला सके। ठीक है, कैसे करेंगे? अच्छा, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट्स है और बल्ब भी 220 वोल्ट्स में अच्छे से चलेंगे। ठीक है, हीटर और बल्ब। ओके, इसको करने का टेक्निक ये है कि हीटर का पावर कितना है? 2000 वाट, और उसका वोल्टेज चाहिए होता है 220 वोल्ट्स, और फ्यूज़ का रेटिंग कितना है? 15 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ बल्ब्स को हमने कनेक्ट किया है, या फिर x नंबर ऑफ बल्ब्स, तुम कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। अब टोटल पावर ऑफ द सर्किट हमें चाहिए होगा, मतलब सर्किट का टोटल पावर कितना है, मतलब सर्किट हमें कितना टोटल पावर दे सकता है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया P इक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ पर I क्या यूज़ करें भाई? यहाँ पर आपको I यूज़ करना है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। ऐसा क्यों? वाई सो? दिस इज द रीज़न। यहाँ पर ये जो मेन क्वेश्चन टिका हुआ है।
ये इसलिए क्योंकि जब भी हम उस बल्ब्स को लगाएंगे 100 वाट के, तो हमें ये ध्यान में रख के लगाना है जिससे कि बल्ब ज़्यादा ना हो जाए। अगर बल्ब ज़्यादा हो गए तो सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ज़्यादा बल्ब्स को जलाना पड़ेगा, तो उसी कारण से सर्किट में से वो ज़्यादा करंट खींचेंगे अपनी तरफ। तो जब खींचेंगे तो फ्यूज़ देखेगा कि भाई ज़्यादा करंट जा रहा है, तो मैं पिघल जाऊँगा, मैं मेल्ट हो जाऊँगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दूँगा। तो उसी बात को नज़रअंदाज ना करते हुए हमें फ्यूज़ का रेटिंग के बराबर करंट हमें लेना है, जिससे कि जो पावर होगा वो होगा एकदम लिमिटेड, एकदम बाउंड्री लाइन पे लगा हुआ होगा। मतलब अगर इससे ज़्यादा पावर हमने यूज़ कर लिया, ये है टोटल पावर ऑफ द सर्किट, मतलब इतना पावर हमारा सर्किट हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमने इससे ज़्यादा लेने की कोशिश की तो हमारा जो सर्किट है वो अपना करंट फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब पहले 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम, अभी वो 17 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर हो जाएगा। ये क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज वो बाकी के जो अप्लायंसेस है उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो उसके चक्कर में वो सर्किट में करंट का फ्लो बढ़ा रहा है और फ्यूज़ देख कर पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर रहा है। तो ये हमें नहीं होने देना है, सर्किट ब्रेक ना होने देना है, हमें नहीं होने देना है। इसलिए ये हमारा एक बाउंड्री लाइन कह सकते हो कि इससे ज़्यादा पावर हम यूज़ नहीं कर सकते, इतना तक ही हमें सीमित रखना पड़ेगा अपना। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये है टोटल पावर ऑफ द सर्किट, इसमें हमने ऑलरेडी 2000 वाट का एक हीटर लगा के रखा है। इसका मतलब जो हमारे पावर that can be consumed by n number of 100 watt bulbs will be what? Total power minus the power consumed by the heater, that is 1300 watt। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि टोटल पावर तो सर्किट का है 3300 वाट, इसमें से हमने ऑलरेडी 2000 वाट का हीटर लगा के रखा है, ठीक है। इसका मतलब अभी जितने भी हम 100 वाट के बल्ब्स लगाएंगे उनको कितना पावर मैक्सिमम मिलेगा? 1300 वाट का पावर उनको मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा उनको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा पावर, ठीक है। तो उनको इतना में ही गुजारा करना पड़ेगा, इतने पावर में ही उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो अब इतने पावर में कितने बल्ब्स लगेंगे? लगा सकते हैं, देखो, नंबर ऑफ बल्ब्स n इक्वल्स टू टोटल पावर दैट कैन बी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब, जो कि 100। सो 1300 डिवाइडेड बाय 100, 13 बल्ब्स। इसका मतलब अगर हम 13 बल्ब्स लगाएंगे तो सर्किट बराबर रहेगा, और अगर हम 13 से थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, 13.1 अगर लगा देते हैं, मतलब 14, ठीक है, 14 लगाएंगे तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज सर्किट से 15 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर, सो दिस इज़ द आंसर। समझ में आ गया? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अभी मेरा मूड नहीं बन रहा, ठीक है। जिस मूड से मैं बैठा था वो मूड पूरा उड़ा दिया भाई इन्होंने, ग्लिच करके, पता नहीं क्यों। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसा टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो करो, देखो। ए हाउस हैज़ मेन फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर, 5 बल्ब्स ऑफ ईच दिस। ओके, मतलब बताया गया है कि सर्किट में ऑलरेडी 60 वाट के 5 बल्ब लगे हुए हैं और 40 वाट के 2 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं। हम और कितने 100 वाट के बल्ब लगा सकते हैं उनमें, उस सर्किट में, जिससे कि सर्किट ब्रेक ना हो, मतलब फ्यूज़ ब्रेक ना हो, मेल्ट ना हो। तो फ्यूज़ का रेटिंग है देखो 5 एम्पियर। तो 60 वाट के पावर है भाई, P1 मान लिया 60 वाट है। सो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स विल बी व्हाट? 5 × 60, 300 वाट। सो 5 बल्ब 60 वाट के मिलाकर इतना पावर कंज्यूम कर रहे हैं सर्किट से। और ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट कर रहा है टोटल पावर कंज्यूम टोटल 80 वाट। सो 2 ट्यूबलाइट मिलाकर 80 वाट का वो लोग सर्किट में से पावर खींच रहे हैं या फिर पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और 60 वाट के बल्ब इतना। नाउ व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द सर्किट? वैसे ही सेम, फिर से करंट फ्यूज का रेटिंग और वोल्टेज निकालो, वोल्टेज से मिलाकर इतना आता है। मतलब ये हमारा बाउंड्री है, इससे ज़्यादा पावर हम नहीं ले सकते सर्किट से, अगर लेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सो द टोटल पावर ऑफ द सर्किट इज 1100 वाट। इससे ज़्यादा एक टुकड़ा भी हम अगर लेते हैं पावर तो सर्किट विल ब्रेक, मीन्स फ्यूज विल मेल्ट। सो वी कैनॉट यूज मोर देन द लिमिटेड सेट बाउंड्री। ओके, दिस इज द डेडलाइन। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो हमारे 100 वाट के बल्ब्स हैं उनको मैक्सिमम कितना पावर मिलेगा? टोटल पावर में से जितना पावर ऑलरेडी खर्च हो चुका है, मतलब टोटल पावर है 1100। इसमें से 300 वाट यूज़ करें 5 बल्ब्स 60 वाट के, और 2 ट्यूबलाइट्स 80 वाट 40 वाट के
तो टोटल मिलाकर 380 माइनस करने के बाद 720 वाट। सो पावर कंज्यूम दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब्स इज 720 वाट्स। मतलब जितने भी तुम्हारे 100 वाट के बल्ब तुम लगाने चाहते हो उनको मैक्सिमम इतना पावर ही मिलेगा सर्किट से, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो कैसे कितने बल्ब्स होंगे भाई? टोटल पावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स, सॉरी टोटल पावर डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। तो 7.2 आता है, इसको हमें अप्रॉक्सीमेटली 7 लेना है वाइसो। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 7.2 से ज़्यादा लेते हैं तो सर्किट विल मेल्ट। कैसे? अगर हमने 8 बल्ब लगा दिया तो 8 बल्ब की टोटल पावर कितना होगा भाई? 8 इंटू 100 80 वाट। इतना पावर वो कंज्यूम करेंगे सर्किट से। लेकिन सर्किट बेचारा इतना ही पावर दे सकता है हमको, 720 वाट ही पावर दे सकता है। तो 800 तो और भी ज़्यादा है, 80 वाट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि 8 बल्ब्स को ठीक ठाक से जलाने के लिए जो सर्किट चाचा है वो क्या करेंगे, सर्किट में करंट का फ्लो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और हमारे 5 एम्पियर के फ्यूज चाचा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो पिघल जाएंगे और सर्किट को ब्रेक कर देंगे। इसी कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 बल्ब्स लगाने पड़ेंगे। 7 बल्ब्स मीन 700 वाट पावर कंज्यूम करेंगे, जो कि डेडलाइन से कम है। तो फ्यूज चाचा भी खुश और सर्किट चाचा भी खुश। ओके, सिंपल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। देखिए मैं जल्दी करवा दूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं एक बार करवा चुका हूँ उसको। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन? ओके, तो इसमें बोला गया है कि भाई एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ पोल आप साउथ पोल देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये कॉयल है। ठीक है, 3D फिगर नहीं है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, आई नो, पहले से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का हर एक आर्म में, मतलब AB में क्या फोर्स, क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, BC में क्या होगा, CD में क्या होगा और AD में क्या होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो देख सकते हो, नॉर्थवर्ड्स टू साउथवर्ड, मतलब ईस्टवर्ड्स है। ठीक है, ये जनरल है, ये यूनिवर्सल है इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले आर्म के लिए भी ईस्टवर्ड्स, इसके लिए भी ईस्टवर्ड्स, इसके लिए भी ईस्टवर्ड्स, इसके लिए भी ईस्टवर्ड्स। ओके, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच आर्म? तो AB आर्म की बात करते हैं। AB में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? AB में करंट फ्लो कर रहा है इनवर्ड्स। कैसे? करंट ऐसे गया, 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 ऐसे अंदर आया। क्लियर है भाई? अंदर आया मतलब क्या, इनवर्ड्स करंट आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड्स। क्लियर? इस करके घूम के फिर वो बैटरी के अंदर चला जाएगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से क्या कर सकते हैं, इसका फोर्स निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने पोजीशन सेट कर लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड है ईस्टवर्ड्स, मतलब ऐसे। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इज ईस्टवर्ड्स। क्लियर? मेरा 4 फिंगर ईस्ट की तरफ से, और करंट का डायरेक्शन इनवर्ड से, तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, तो मिडिल फिंगर होगा मेरी तरफ। तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट करे अपवर्ड्स, बस फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। तो देखो यहाँ पर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स, तो आर्म AB में फोर्स लगने वाला है अपवर्ड्स। और CD की बात करते हैं। CD में कैसा फ्लो कर रहा है करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है आउटवर्ड्स। अब बोलोगे कैसे? बिकॉज मेरे भाई ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर नहीं है। एक्चुअली ये जो आर्म है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल पोजीशन में है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल पोजीशन में है। तो इसी कारण से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा आउटवर्ड्स। क्लियर? करंट विल फ्लो हियर आउटवर्ड्स। नाउ अगर करंट फ्लो कर रहा है आउटवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड है ईस्टवर्ड्स, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, आइए देखते हैं। तो देखो अभी, अब है मैग्नेटिक फील्ड है फिर से ईस्टवर्ड्स, लेकिन इस बार करंट का जो उंगली है वो इस बार इनवर्ड्स नहीं है, अभी आउटवर्ड्स है ना। तो आउटवर्ड्स के लिए हम मिडिल फिंगर को वॉल की तरफ फेस करवा देना है, और अपना बाकी का सब कुछ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ ही है, तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स। क्लियर? ओके, तो हो गया, CD में फोर्स लगेगा अभी डाउनवर्ड्स। ओके, अब असली बात आता है कि BC और AD में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। वाई? ऐसा क्यों, ऐसा काहे, है ना, ऐसा काहे? इसके पीछे तुमको समझना पड़ेगा अभी बड़ा सा साइंस। ठीक है, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर का साइंस है। तो आइए समझते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू I इंटू L इंटू बी। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, I मतलब करंट,
इसके बाद एल क्या है, इट इज़ लेंथ वेक्टर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का सिंपली लेंथ, ठीक है, अभी के लिए लेंथ समझ लो उसको। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब बात यह है कि BC और AD में कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस हो रहा, बिकॉज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कैसे हो गया ये तो हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये जा रहा है ऊपर, परपेंडिकुलर है। अरे अब झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तुमको ये तो 3D फिगर नहीं है ना, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर BC में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टली अलोंग द आर्म। अब हॉरिजॉन्टल तुमको पता ही है, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो क्या अब ये पैरेलल नहीं रख रहे क्या? अब बोले हाँ भाई अब तो पैरेलल लग रहा है। तो इसी बात का फ़ायदा यहाँ पर उठाया गया है। दिखने में लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टली करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस केस में कैसा है, एंटी पैरेलल, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। नाउ एक रूल है, ठीक है, रूल कहता है कि किसी भी कंडक्टर पे फोर्स लगने का जो मतलब क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए कि जो अपना लेंथ वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड बी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना पड़ेगा उसको। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लेंथ वेक्टर है, मतलब जो अपना कंडक्टर का जो लेंथ है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तब जाके फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो कंडक्टर और अपना मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो कोई फोर्स लगे नहीं लगेगा। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि थीटा 90 डिग्री में मैक्सिमम फोर्स लगता है और थीटा एक्यूट एंगल में फोर्स लगता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, और पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में 0 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं लगता। ओके, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या, एल और बी के बीच में, एल और बी के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो एक फॉर्मूला है उसमें साइन थीटा के बारे में जिक्र किया गया है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी होता है 0 और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है 0। तो इस केस में, ठीक है, जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो आएगा वो टोटली 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लेकिन जब साइन 90 डिग्री आएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, साइन 90 डिग्री में 1, ये जब आएगा तब प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू आएगा और वही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है प्रोडक्ट का। तो इसी कारण से क्या होगा कि जब भी तुम पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखोगे, ठीक है, कंडक्टर को, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में BC और AD वाले केस में हमने जो करंट फ्लो करवाया है कंडक्टर के अंदर से वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है। कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं बन पाया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इन पर, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने पहले बोला था कि फोर्स लगने के वजह से फोर्स लगे इसके पीछे का क्या रीज़न होगा या फिर क्या क्राइटेरिया होगा कि परपेंडिकुलर होना चाहिए बस करंट को मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, जो कि AB और CD के केस में परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायग्राम 2D है तो आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि 3D डायग्राम होता तो समझ में आ जाता इजीली। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, कंडक्टर को परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा, कंडक्टर जैसा भी हो लेकिन करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तब जाके फोर्स लगेगा। लेकिन BC और AD के केस में ऐसा नहीं है यार, इसलिए इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो, बट नो फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय देम बिकॉज करंट फ्लोइंग अलोंग द आर्म्स इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो BC और AD के केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज अपना जो फोर्स है, ठीक है, वो कब लगता है, जब परपेंडिकुलर रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड कैसा है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए 0 फोर्स इक्वल्स टू 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगेगा किन पर, जो परपेंडिकुलर है
ए बी और सी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इन पे इसलिए फोर्स लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द कॉइल। अब जो फोर्स लगे हैं इन पर, कॉइल पर, तो इस पर मतलब क्या असर होगा कॉइल पर फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर का एक कंसेप्ट आता है घूमने का, जो कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिया क्लास 10 के सिलेबस से, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के सिलेबस से इसको हटा दिया, इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब भी फोर्स, अच्छा ए बी पे फोर्स कैसा लग रहा है अपवर्ड्स, सी डी पे लग रहा है डाउनवर्ड्स, इसको हम कहते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स मतलब एक ऊपर नीचे लगेगा और दूसरा नीचे लगेगा, ठीक है, या फिर कोई ऊपर लगेगा कोई नीचे लगेगा, फोर्स लगाएगा। लगाने के बाद क्या होगा कि जो कॉयल है वो अपने ही एक्सिस में घूमने का स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। इट विल रोटेट कॉजिंग द कॉयल टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे, क्योंकि ए बी पर लग रहा है फोर्स अपवर्ड्स, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और सी डी पे लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। देखो कैसा हो रहा है, कैसा फॉर्म है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें फोर्स का कॉइल के ऊपर। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी इंटरचेंज हो जाएगा कॉइल में, जिसके कारण जो कॉइल होगा वो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों, बिकॉज फोर्स जो लग रहा था वो ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले करंट फ्लो कर रहा था ऐसे, है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब ये माइनस हो गया, अब ये प्लस हो गया, तो कैसे फ्लो कर रहा है देखो, अब ये फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, यहाँ से निकल के ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऐसे गया, अभी ऐसे गया, ऐसे गया, और ऐसे नीचे आके फिर से बैटरी में घुस गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ए बी पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स और सी डी पे लगेगा अपवर्ड्स, उल्टा लगेगा। अब इसी वजह से क्या होगा, कॉइल जो होगा उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा। क्लियर, तो ज़्यादा इसमें दिमाग को जोर मत दो, आराम से, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका वैसे भी है नहीं इलेक्ट्रिक मोटर का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ यहाँ पर था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ओके। तो आपको प्रिपेयर करना है खुद को कि क्यों बीसी और सीडी में, सॉरी बीसी और एडी में फोर्स क्यों नहीं लगा, बिकॉज वो लोग एंटी पैरेलल थे, उनमें जो करंट फ्लो कर रहा था उनके अंदर से वो एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमें पता है कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगता, मैक्सिमम लगेगा 90 डिग्री में, और मिनिमम या फिर कह सकते हो कि नॉट मैक्सिमम बट फोर्स लगेगा एक्यूट एंगल, मतलब 45 डिग्री, ठीक है, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, ओके। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें इसके लिए मैं डायग्राम ढूंढ रहा था तो मुझे ये डायग्राम मिला, और इसी को लाने के चक्कर में मेरा पूरा ग्लिच होकर मेरा वीडियो खत्म हो। हाँ, चलो भाई, इजी क्वेश्चन है। In an activity demonstrating the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field as shown in figure, how do we think a displacement of the rod will be affected? तो ऐसा एक्टिविटी मैंने करवाया था आपको, करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, तो ऑब्वियसली बात है जब तुम करंट को बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, बिकॉज जब भी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो आपको पता है करंट का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। जितना करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा इस वाले एल्यूमिनियम के रॉड में। अच्छा, एल्यूमिनियम का रॉड इसमें जिक्र नहीं किया गया है, जो भी हो, ओके। तो जब भी करंट इन रॉड, इसमें लिख दो भाई if current in rod AB is increased, then एक्चुअली इस पिक्चर को बीच में लाता हूँ तो अच्छा होगा, is increased then the strength of the magnetic field will also increase, resulting in the
increased displacement, increased increased displacement of the rod due to increase in the amount of force, amount ही magnitude of force लिख देता हूँ, magnitude of force acting on it. क्लियर है? ठीक है, तो क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे तुम करंट को बढ़ाओगे, है ना, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे तुम करंट के अमाउंट को बढ़ाओगे रॉड ए बी में, मतलब बैटरी को चेंज करोगे, सिंपल सी बात है, बैटरी को चेंज करोगे कैसे, बैटरी को सपोज ये पहले 6 वोल्ट का था, अब तुमने 10 वोल्ट का लगा दिया, तो ऑब्वियसली करंट बढ़ जाएगा. ओके, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. ठीक है, अच्छा, ए स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड. अब और भी स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट को हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ किया गया है. अब क्या होगा, इसमें भी सेम आपको लिखना है. कैसे, देखो, इफ ए stronger horseshoe magnet is introduced, तो हॉर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मतलब क्या, मतलब then the strength of the magnetic field will eventually increase. The strength of the magnetic field will eventually increase. ऑब्वियसली बात है, तुमने और भी ताकतवर हॉर्सशू मैग्नेट को लाया, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. will eventually increase, resulting in the increased displacement. डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा. increased displacement of the rod due to increase in the magnitude of the force acting on it. Magnitude of force acting on it. सिंपल सी बात है, क्लियर. इसके बाद रोमन 3 कह रहा है लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड. इसका भी सेम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, किन किन फैक्टर पे डिपेंड. और देखो ये वाला, ऑन व्हाट फैक्टर डज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. क्या क्या, strength of the current, strength of the magnetic field, length of the conductor. The magnitude of force also increases with the increase in the length of the conductor. Clear? तो उसी के रेस्पेक्ट पर हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम कंडक्टर के मतलब रॉड के लेंथ को बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. क्यों, बिकॉज फोर्स ज़्यादा लग रहा है. तो with the increase in the length of the rod, there will be more displacement. There will be more displacement in the rod AB due to increase in the magnitude of force acting on it. सिंपल. ठीक है, तो तीनों के तीनों केसेस में ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, बिकॉज सारे के सारे केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो कह सकता हूँ इसको थोड़ा सा. अच्छा, and hence this is the end of our beautiful chapter magnetic effects.
इन एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो 45 मिनट्स का वीडियो था वो, अब ये 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। वेल आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, और आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री का और मैथ का सिलेबस टोटली कंप्लीटेड। अब सिर्फ रिवीजन होगा, सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।